as we have discussed the organic concepts, आप लोगों को पता होगा कि अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 के रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स के जो मेन स्टेप्स थे, जो मैंने आपको बताया भी है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अटैकिंग रिएजेंट्स, फ्यूजन ऑफ अ बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, इस तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है, जो कंसेप्ट्स है, आज मैं वो आपको एनिमेटेड फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी अल्कीन ग्रुप याद रखना, अल्कीन ग्रुप को अगर हम कोई कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कीन ग्रुप के ऊपर में क्या होगा, अल्कीन ग्रुप के ऊपर में उसके जो न्यूक्लियस है, अल्कीन ग्रुप का जो न्यूक्लियस है उसको, ये जो आप देख रहे हो, ये जो अल्कीन ग्रुप आपको दिख रहा है, इस अल्कीन ग्रुप का ये पाई बॉन्ड और ये AB जो कंपाउंड है, ये इसके अल्कीन ग्रुप को सबस्ट्रेट कहेंगे, क्योंकि उसके न्यूक्लियस पर हम कोई कंपाउंड को रिएक्ट कर रहे हैं, और जिसको रिएक्ट कर रहे हैं उसको रिएजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर होता कैसे, जस्ट सपोज कीजिए मीथेन जो हमारा सबस्ट्रेट का काम करेगा और क्लोरीन जो हमारा रिएक्टिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन, देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और HCl बनाया, ये बन गया क्लोरोमीथेन। तो ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को आप समझिए। मीथेन हमारा सबस्ट्रेट, Cl2 हमारा रिएजेंट, या आप इसको अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं। जब हमने लाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट किया तो सबसे पहले ये मिथेनॉल बना। अब मिथाइल ब्रोमाइड, आप देखिए यहाँ पर जस्ट सपोज कीजिए किस तरह से रिप्लेस करेगा, और SN1 और SN2 रिएक्शन इसी को कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को ईजिली उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, बता सकते हो उस रेट ऑफ रिएक्शंस में किस तरह का कंसेप्ट लागू हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज या कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। ये दो तरह के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना है, जस्ट सपोज कीजिए होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, A और B, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड बने हुए हैं और दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स के रूप में टूटते हैं। किसके रूप में टूटते हैं? फ्री रेडिकल्स। आप देखिए यहाँ पर जैसे A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या बन गए? फ्री रेडिकल्स बन गए। देखिए यहाँ पर A और B जिस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड जो फ्यूजन होता है, बस ये बॉन्ड फ्यूजन हुआ और दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के वेल सेटल्ड हो गए और दोनों फ्री रेडिकल्स के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। ये बहुत ही एक्टिव्स होते हैं फ्री रेडिकल्स, आपको पता ही होगा, आप लोग सॉल्ट एनालिसिस में देखे होंगे कि फ्री रेडिकल्स किस तरह आप लोग क्लासिफाई करते हो। अब आ जाइए, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर क्लोरीन आपस में बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के फ्री रेडिकल 2Cl और उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज, आप कह सकते हो ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है, होमोलाइटिक क्लीवेज है। फ्री रेडिकल्स में जैसे अल्केन से अल्कीन बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है, ये भी फ्री रेडिकल्स होंगे। तो इथाइल फ्री रेडिकल्स, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स। इथाइल फ्री रेडिकल्स को प्राइमरी कहेंगे, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी और टर्शियरी ब्यूटाइल को टर्शियरी। या फ्री रेडिकल्स ये जो आप देख रहे हो, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फ्री रेडिकल, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे कम प्राइमरी स्टेबल होगा। उसके बाद ये जो आप लोगों ने बॉन्ड क्लीवेज के बारे में देखा था, जिसमें बॉन्ड्स फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए थे, ये फ्री रेडिकल्स अब अगर किसी ग्रुप के न्यूक्लियस के पास अटैच करेगा तो जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा, क्योंकि ये जो आप होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन के बारे में जानते हो, ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि होमोलाइटिक में तो आपने देखा फ्री रेडिकल्स हो गए, लेकिन हेट्रोलाइसिस में ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लेते हैं। जस्ट सपोज कीजिए ये मिथाइल और क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल का एक कार्बन क्लोरीन अपने पास ले लेता है और क्लोरीन अपने ऊपर में निगेटिव चार्ज लेता है। तो हेट्रोलाइसिस में डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस मतलब आयंस के रूप में डिसोशिएट होते हैं।
और होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स के रूप में डिसोसिएट होते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड कैसे टूटेगा, मिथाइल प्लस और ब्रोमाइड माइनस। तो ये जो आयंस आप देख रहे हो हेट्रोलाइसिस बिल्कुल इस तरह से डिसोशिएट करते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस heterolysis, bond fission and homolytic bond fission, now you have to understand the concept about the electrons movement. मतलब जब भी आप कोई कंसेप्ट को समझते हो तो इसको नोटबुक में लिखिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे अभी मिथाइल ब्रोमाइड, पहले मिथाइल प्लस जिसको कार्बोकेटायन कहेंगे और ब्रोमीन माइनस जिसको ब्रोमाइड आयन कहेंगे, ये जो टूट रहा है वो हेट्रोलाइटिक फिजन में ही होगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था जितने भी कार्बोकेटायंस है वो जब डिसोशिएट करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसको इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल के रूप में भी हम लोगों ने देखा था। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव ग्रुप्स है, जिसमें एक लीस्ट स्टेबल और दूसरा मोस्ट स्टेबल होगा। इथाइल केटायन, आइसोप्रोपाइल केटायन और टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन। अब आ जाइए, जब आप लोगों ने ये कंसेप्ट सीख लिया कि किसको कहते हैं इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, उसके बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है टर्शियरी वाला जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल और प्राइमरी वाला सबसे कम स्टेबल। ये कंसेप्ट क्लियर रखना, ये अक्सर क्वेश्चंस IIT JEE और नीट में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा दे दिया जाता है कि भाई साहब आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल और इथाइल, इस तीनों आयंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे और आपको पूछा जाता है। अब देखिए बच्चों, मिथाइल कार्बोकेटायंस के जो हाइब्रिडाइजेशंस है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, तो उसमें एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, क्योंकि अगर मीथेन आयन रहता तब तो सारे के सारे फ्री रहते, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंट है। देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लू वाला जो सर्कल्स है वो हाइड्रोजन है और ये जो रेड वाला है वो कार्बन है, CH3+, और उसके साथ एक निगेटिव आयन जुड़ा हुआ है जिसको Y कहते हैं हम लोग। तो ये जब डिसोशिएट होगा तो अगर वो लेस रिएक्टिव है Y, तो Y के पास पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जस्ट सपोज कीजिए एसीटेट आयन। अब एसिटिक एसिड कैसे एसीटेट आयन में कन्वर्ट्स होते हैं, तो एसिटिक एसिड्स जो है आप लोगों को पता है कि एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट होता है और वो डिसोशिएशन का मुख्य वजह है हाइपर कंजुगेशन। बच्चों याद रखना इसको, हाइपर कंजुगेशन, जो हम लोग लेटर ऑन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कार्बो एनायंस के रूप में ये टूटेंगे और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो कार्बा एनायंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, अगर आपको कोई पूछे कि सर कार्बा एनायंस में, कार्बोकेटायन में तो आपने बता दिया कि टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल और प्राइमरी सबसे कम, लेकिन व्हाट अबाउट कार्बा एनायन? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, कार्बा एनायन में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। प्राइमरी मोस्ट स्टेबल और सबसे लीस्ट स्टेबल टर्शियरी, और सेकेंडरी तो दोनों में बीच में ही रहने वाला है। तो प्राइमरी इज द मोस्ट स्टेबल एंड टर्शियरी इज द लीस्ट स्टेबल इन कार्बा एनायंस। इस कंसेप्ट को आप लोगों को भूलना नहीं है, इस कंसेप्ट को समझ के याद कर लेना है। अब आ जाइए, जब आप लोगों ने देख लिया कि ये p ऑर्बिटल वैकेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बच्चों देख लो, अक्सर तुम लोग पूछते थे मुझे कि सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट होता है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है, इन सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स को अपने नोटबुक में लिख लेना। दूसरा जो रिएजेंट है वो है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जब तक नहीं समझोगे तो एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। मतलब जो आपका सीधा सीधी समझ लीजिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहे वो न्यूट्रल स्पीसीज हो या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। और न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रल भी होगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली के एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, ये स्क्रीन पे जो भी एग्जांपल्स है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या उनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए आप, इथीन को अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पाई बॉन्ड जो है
वो पाई बॉन्ड वो देगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स देगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास अटैच होकर के वो इथेन बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मिथाइल क्लोराइड है और उसको न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम वाले इलेक्ट्रॉन को देगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, और वो था इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जिसके न्यूक्लियस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको न्यूक्लियोफाइल। ये भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जिसके ऊपर में माइनस साइन हो या एटलीस्ट जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे स्पेसिस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। आफ्टर क्लियरिंग दिस कंसेप्ट, ये जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट का। अब जैसे देख लीजिए साइट ऑफ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरह से होते हैं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए किस तरह से, अगर जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। दिख रहे हैं आप लोग, पाई वाला जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से वो न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं इसको। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देख लीजिए यहाँ पर, जब सपोज कीजिए पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन पहले किस तरह से घूमेगा डबल बॉन्ड वाई पर, तो पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा वाई के ऊपर में, वाई के ऊपर में सिंस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके ऊपर में डबल डॉट, फिर वापस वो एडजेसेंट एटम के पास चला जाएगा तो इस सेट पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, अटैकिंग रीएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड बॉन्ड फिजन। ये जैसे देख लीजिए कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप को हम सबस्ट्रेट मानते हैं, उसके पास एक रिएक्टिंग अटैकिंग रीएजेंट है जेड माइनस, जेड माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा पता है आपको, वो कार्बन के एक बॉन्ड को अपने साथ ले लेगा और ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो चार तरह के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये चारों इफेक्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये एनिमेटेड वीडियो फॉर्म है, इसको देख लीजिए, आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो कंपाउंड जिसमें एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और दूसरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साइड में इलेक्ट्रॉन का डेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिस कारण से उसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस इट हैज़ गॉट अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सो इट विल गिव सम इफेक्ट ऑन द डेल्टा पॉजिटिव, राइट। अब ये पोलैरिटी और आप समझ लीजिए पोलर और नॉन पोलर जो हम लोग पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो आप देख रहे हो डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव है वो दूसरे साइड जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरोइथेन हम लोग लेते हैं, क्लोरीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंस जो है वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का डेंस जब क्लोरीन की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर में चार्ज डेवलप होगा डेल्टा माइनस, और कार्बन के ऊपर में हो जाएगा डेल्टा प्लस। अब जो फर्स्ट कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर में डेल्टा प्लस होगा, लेकिन अल्फा के साथ जो जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन या सेकेंड पोजीशन वाला कार्बन, उसके ऊपर में भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का खींचाव क्लोरीन की तरफ था, उसी तरह से दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का भी झुकाव वो क्लोराइड के आयन की तरफ होगा। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन के ऊपर में डेल्टा डेल्टा प्लस, मतलब जितना फर्स्ट कार्बन के ऊपर में इफेक्ट होगा उससे कम सेकेंड कार्बन के ऊपर में इफेक्ट होगा। तो इस तरह के इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट, इसका डिफाइन आप लोग लिख लीजिए, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एन एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ जाइए सेकेंड इफेक्ट। हाँ, इसमें भी स्टेबिलिटी की बात होती है, कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता है कि सर स्टेबिलिटी कहाँ होगी, नहीं होगी, किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ज़्यादा होगा, किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव कम होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मिथाइल में आप लोगों ने देखा, मिथाइल क्लोराइड में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस किस तरह से इफेक्ट करेंगे। ये नियो वाला में देख लीजिए, अगर इस तरह का इफेक्ट होगा
तो कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा और कौन सा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो जिसमें जिस सेंट्रल कार्बन के ऊपर में जो भी चार्ज होगा, याद रखें, उस हिसाब से हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल सबका झुकाव कार्बन की तरफ था तो पॉजिटिव, वहाँ पे क्लोरीन की तरफ था तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ ग्रुप्स आप लोग देख लीजिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ ग्रुप्स देख लीजिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नाउ विल मूव टुवर्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेट यहाँ पर कुछ कार्बन्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड के कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। मेन कंसेप्ट याद रखना, इफ द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डेवलप्ड आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू पाई बॉन्ड्स or form a lone pair of electrons to a pi bond in conjugation creation high and low electron density due to the resonance, then this phenomenon is called resonance effect or mesomeric effect, which is designated as R or M effect। याद रखना बच्चों, रेजोनेटिंग इफेक्ट को ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। प्लस और माइनस दोनों का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर याद होगा तो आपको, राइट। कौन कौन से निगेटिव इफेक्ट होंगे, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने इवन सीखा है और पढ़ा भी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है जिसमें खास करके अटैकिंग रिएजेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट में जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन टाइप का, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जिसको देगा उसके साथ हमारा अटैकिंग रिएजेंट जुड़ेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके सिवा दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा तो निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इस चीज़ को याद रखना। देख लेना आप, अगर जिसको पाई इलेक्ट्रॉन मिला है उसके साथ गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके साथ नहीं गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये था बच्चों हम लोगों का पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके एनिमेशंस को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। एक लास्ट कंसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन। किसको कहेंगे हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है बच्चे, ये टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है वो ट्रांसफर होकर के डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह का जो फेनोमेनन होता है, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है, इसको खास करके हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। किस तरह से होगा ये हाइपर कंजुगेशन? जिसमें खास करके जो डबल बॉन्ड, जो अनसेचुरेटेड कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया था। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है हाइपर कंजुगेशन में किस तरह से होती है, तो ये बच्चा जो पाई इलेक्ट्रॉन है और कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करेगा और वो कोशिश करेगा कि उसको स्टेबल करने की। तो ये था बच्चों हमारा हाइपर कंजुगेशंस। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इसके जो जिस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह से कंसेप्ट होते हैं, ये मेन 4 चीज़ हमें आपको समझाना था। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स।